लाइव में आज हम हैं रायगढ़ में। और रायगढ़ ये शहर के साथ ही एक और नाम जुड़ता है ओपी चौधरी का। तो हमारे साथ हैं इस समय कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, जो रायगढ़ के विधायक हैं, और रायगढ़ की कमान इस समय इनके हाथ में है। तो जिस शिद्दत के साथ आप रायगढ़ का चुनाव देख रहे हैं, जिस शिद्दत से आप लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि ये शहर के प्रति लगाव है या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति लगाव है? किसी भी शहर में जब रहते हैं विश्वेश जी, तो जरूरी होता है उसके विकास। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि भाई एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। हमने नारा दिया इस चुनाव में नगर निगम क्षेत्र में। तो विकास की राजनीति अगर हम करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से जितने ज्यादा विकास के रेल में इंजन रहेंगे उतना ज्यादा वो फास्ट रेल चल पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहला चीज कि भाई दिल्ली में आदरणीय मोदी जी का बड़ा इंजन है, रायपुर में विष्णुदेव साय जी का एक बड़ा इंजन है, और रायगढ़ नगर निगम में भी एक तीसरा इंजन लगेगा तो रायगढ़ के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। मैं तो लोगों के बीच भी अपील करता हूं कि कांग्रेस को वोट देके इस बार अपना वोट व्यर्थ ना करें, बेकार ना करें, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ, बिना कोई लेग पुलिंग की पॉलिटिक्स के साथ अच्छे से विकास प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा से ज्यादा जीतें। हर जगह वार्डों के विकास की दृष्टि से भी वो जरूरी है। और शहर में नगर निगम में महापौर हमारे भारतीय जनता पार्टी का बने तो एक तीसरा इंजन रायगढ़ को मिल पाएगा और विकास की प्रक्रिया बहुत तेज हो पाएगी। अच्छा सर, वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो उस शहर का निवासी होता है उसके लिए ये महापौर इलेक्शन या नगरीय निकाय के इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस शहर से उसका एक अलग तरीके का लगाव होता है जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ रायगढ़ से आपका किस तरीके से रिश्ता रहा है, कैसा लगाव, क्या भावनाएं जुड़ी हैं इस शहर से? रायगढ़ से यहाँ 17 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। वहाँ से हम लोग बचपन से ही आते थे, और कोई भी काम होता है कि हमारा ब्लॉक भी रायगढ़ है, हमारा थाना भी रायगढ़ है, हमारा तहसील केंद्र भी रायगढ़ है, जिला केंद्र भी रायगढ़ है, तो स्वाभाविक रूप से गांव के बच्चे को हर दिन कुछ न कुछ जरूरत पड़ती रहती थी। शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, बाजार की दृष्टि से, हाट बाजार मतलब शॉपिंग करने के हिसाब से, सब दृष्टि से रायगढ़ से सीधा जुड़ाव गाँव के आदमी का भी होता है। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार रायगढ़ आते थे। और जब मैं अपने आईएएस बनने की जीवन गाथा में जो बताता हूँ, उसमें भी आपने कई बार सुना होगा मेरे लाइफ एक्सपीरियंस को, कि मेरे पिताजी का निधन जब 8 साल की उम्र में हो गया था और मेरी माँ को पेंशन मिलना था, तो बहुत दिनों तक माँ का पेंशन का प्रकरण नहीं बन पा रहा था। तो हम लोग पेंशन का प्रकरण बनवाने के लिए गौशाला के पास एक बीओ ऑफिस हुआ करता था, विकासखंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस, तो ब्लॉक मुख्यालय भी रायगढ़ है, इसलिए वहाँ पर आते थे उस ऑफिस में। और बीओ हमारा काम नहीं कर रहा था। फिर एक दिन कलेक्ट्रेट गए और कलेक्ट्रेट में कलेक्टर ने डीओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बहुत डांटा, और उसके बाद माँ का काम, पेंशन का काम हो गया। तो उस समय बड़ी मुश्किल से 11 साल का था, और उसी समय मेरे मन में आया कि भाई कलेक्टर बनना चाहिए, और एक भाव जगा। वहीं दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तब आईएएस तैयारी करनी थी, तो मैगजीन खरीदनी होती है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, सीएसआर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इस तरह के मैगजीन होते थे। उस तरह के मैगजीन्स को खरीदने के लिए मैं रायगढ़ आया करता था। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एक ठेला होता था, उससे खरीदा करता था। कल ही मैं ऑक्सीजोन में, हम लोग घूम रहे थे, जो ऑक्सीजोन बनवा रहे हैं क्वारी बाजार, ऑक्सीजोन भी वहाँ बन रहा है, बाजार भी वहाँ बन रहा है। तो वहाँ पर जब हम लोग खड़े थे तो मैं बोल रहा था कि इधर से आते थे बचपन में, और इधर से ऐसे हम लोग क्रॉस करते थे। जो शहीद चौक है, शहीद चौक पे एसबीआई का कृषि विस्तार शाखा हुआ करता था, वही मेरी माँ का पेंशन का बैंक ब्रांच था। तो माँ की पेंशन निकालने के लिए उसी ब्रांच में मैं माँ के साथ आया करता था। 12-13 साल 14 साल की उम्र से ही आया करता था। तो इस तरह से यहाँ के चप्पे चप्पे से आपकी यादें जुड़ी हुई। थोड़ा सा अगर मान लो शहर में चले आपके साथ में, तो कुछ वो हो जाए। तो ये सब नटवर हाई स्कूल यहीं पर है, जो रायगढ़ का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख स्कूल है। मेरे पिताजी का, मेरे चाचा का एजुकेशन भी इसी में हुआ था। उनके समय में यहीं पे पढ़ाई करते थे मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी। और हमारे गांव में जितने भी यूथ होते थे, और अभी भी, वो लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाम से कॉलेज पढ़ने के लिए, वहीं डिग्री कॉलेज में मैक्सिमम लोग आते थे।
मैं तो भिलाई चला गया था 12वीं के बाद, बट मैक्सिमम लोग यहीं के कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो चाय वाले के रूप में मोदी जी को जाना जाता था। अब चाय वाला सर्च करो तो रायगढ़ के मेयर कैंडिडेट का डिटेल आता है। खैर ये कैसे हुआ? मोदी जी से क्या नहीं, क्या बात करें, लेकिन सवाल ये है विष्णु भाई कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, आज पार्टी बहुत बड़ी हो गई है और बहुत सारे कार्यकर्ता योग्य रहते हैं। कोई भी टिकट देना हो, कोई भी चुनाव करना हो, तो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता योग्य रहते हैं। और ऐसे में बहुत सारे जब कार्यकर्ताओं की सूची थी तो संगठन ने जो तय किया वो जीवर्धन चौहान भाई को तय किया। अब जीवर्धन चौहान भाई के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 29 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं। किसी न किसी पद में, संगठन भले थोड़ा छोटा पद हो लेकिन संगठन के किसी न किसी पद में रहे। नगर मंडल का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहे, उसके पहले वार्ड का अध्यक्ष रहे, फिर युवा मोर्चा का मंडल के अध्यक्ष रहे, फिर जिला कार्यकारिणी में सदस्य रहे, एससी मोर्चा के प्रदेश के मंत्री तक रहे। और वो एक बहुत अच्छे कुशल संगठनकर्ता भी हैं, कुशल संगठनकर्ता भी हैं। आज से 20 साल पहले वो लोगों को इकट्ठा करके रैली निकालना, पार्टी के लिए काम करना, सारा कुछ वो करते रहे हैं। और 29 साल की उनकी राजनीतिक यात्रा रही है। तो आज भी वो चाय का ठेला चलाते हुए अपना जीवन ईमानदारी के साथ, आत्मसम्मान के साथ गुजारते हैं। मेरा ये कहना है कि कोई चाय बेचता है कि कोई क्या करता है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 29 साल की राजनीति करने के बाद अगर कोई चाय बेचकर अगर कोई जीवन यापन कर रहा है तो ये बड़ी बात है। 29 साल की राजनीति के बाद भी अगर वो चाय बेच रहा है, इसका मतलब उसने ईमानदारी की राजनीति की है। अगर कुछ इस बीच में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार रही, अगर कुछ उसको उल्टा सीधा फेवर लेना रहता तो आज 4 मंजिल 5 मंजिल के बंगले में रह रहा होता, कोई और काम कर रहा होता। यहाँ पे इतना औद्योगिक जिला है, कोई कोयले का काम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है, कोई साइडिंग चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारी स्थिति में भी अगर वो चाय का ठेला 29 साल की राजनीति के बाद चला रहा है तो बड़ी बात ये हो जाती है कि एक ईमानदार राजनीति करता है। और उनकी जो छवि है, सहज, सरल, विनम्र, हर एक से एक अच्छे संगठन करता है। कभी भी कोई कार्यक्रम हो, लोग उनके पीछे आते हैं। तो एक अच्छे संगठन करता, एक अच्छा कार्यकर्ता, 29 साल की राजनीति कर रहा व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति, जो उसका प्रमाणित करता है कि 29 साल बाद भी चाय का ठेला चला। अच्छा, इसमें मेरा एक दूसरा पहलू है जी कि क्या ऐसा व्यक्ति एक लीडर हो सकता है? मैंने कहा आपको कि भाई वो कुशल संगठन करता है, अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को, अपने एरिया को हमेशा से वो लीड करते रहे हैं। और आप उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको एक अच्छा अनुभव है, लोगों के दर्द को समझते हैं और उसी दिशा में एक संवेदनशीलता के साथ वो काम करेंगे। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ और सभी लोगों का ऐसा सोच है। जैसे उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे काडर में, पूरे कार्यकर्ताओं में एक जोश का वातावरण है, खुशी का वातावरण है। एक तो पार्टी के प्रति सकारात्मकता आई है कि पार्टी किसी को पैसा नहीं है इस आधार पर टिकट नहीं काटती, ये एक महत्वपूर्ण बात स्थापित हुई है। और दूसरा, सबको लगा कि हाँ हम तो भैया से उस समय जुड़े हैं, भैया से इस समय जुड़े हैं। जितने सारे लोग अगर किसी के पीछे आए तो लीडर तो है ही। तो इसका एक पहलू ये भी है कि गुटबाजी खत्म करने के लिए ओपी चौधरी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी कि जिसमें कोई भी विरोध भी नहीं कर पाया। तो ये एक रणनीतिक भी चाल हो सकती है या रणनीतिक एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए, मैं पिछले 6 साल से रायगढ़ की राजनीति को मैं खुद काम कर रहा हूँ, सबके साथ मिल करके सब लोग काम कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली विश्वेश भैया, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछले सालों से जो गुटबाजी की राजनीति है वो लगभग नहीं के बराबर है। राजनीति में स्वाभाविक रूप से थोड़ा खींचतान होता है, लेकिन बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि पिछले, आप किसी से फीडबैक लेंगे तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे गुटबाजी की राजनीति लगभग समाप्त प्राय है। सब लोग मिलके साथ में काम करते हैं और स्पेस तो सबको राजनीति में चाहिए होता है, वो स्पेस भी हम संगठन यहाँ पे देने का सबको प्रयास करता है। तो ऐसा कोई विषय नहीं था और नाम को किसी के साथ जोड़ना ठीक भी नहीं है। और कोई नाम जोड़े तो पहले
अलग अलग हमारे जितने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन सब के साथ वो अलग अलग फेज में काम किए हुए हैं। रायगढ़ को लेके पिछले सालों में एक जो लोगों के मन में एक बात जो आती है कि ये धूल धुएं और धक्के का शहर है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि सड़कें नहीं बनी जी। सड़कें जो है जहाँ से हम निकल रहे हैं, सेठ किरोड़ी मॉल चौक है ये एक यहाँ से हैवी ट्रैफिक वाला रास्ता है। हाँ। तो यहाँ पर भी सड़कों की दिक्कत है। उसके अलावा जब हम चंद्रपुर से एंटर करते हैं, हाँ। वो भी सड़क नहीं बन पाई है। हाँ। तो एक तो ये सड़कों की दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है पॉल्यूशन जी। पॉल्यूशन की भी दिक्कत है। तो तीसरे एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि रिंग रोड नहीं बनी जी। तो शहर में ऐसी अव्यवस्था फैली कि इसको ठीक करना ही मतलब समझ नहीं आया कहाँ से होगा ये। अब आप क्या कहते हैं, मतलब धूल धुएं और धक्के के इस शहर में? देखिए, रायगढ़ तो पहले संस्कृति धानी रही है। यहाँ का चक्रधर महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए क्लासिकल डांसर, क्लासिकल सिंगर तरसते हैं। इस तरह का पुराना हिस्ट्री रहा है। बट पिछले कुछ दशकों में जिस तरह का यहाँ औद्योगिकरण हुआ, कुछ दशकों में उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पाया। आपके इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और उसके कारण सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर 65,000 वोटों से लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी आशीर्वाद मिला, तो ऐसी स्थिति में मैं यही मानता हूँ कि हम लोगों को लोगों ने जो चुना है या भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास किया, इतना बड़ा विश्वास किया, 65,000 की मार्जिन, छत्तीसगढ़ के वोट साइज में बहुत ही बड़ी मार्जिन होती है। तो वैसी स्थिति में हमको विकास की राजनीति करनी है। मैं बार बार सबको कहता हूँ, अपने साथियों को कहता हूँ, कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, जनता के बीच में भी कहता हूँ। तो विकास की राजनीति करनी है, हमारा मूल ध्येय है। और पहले चरण में अभी सरकार को 1 साल हुआ है, उसमें बजट सत्र भी आया, लोकसभा की आचार संहिता भी रही, बरसात भी रहा। उसके बावजूद आप रायगढ़ में घूम कर देखे ही होंगे कि किसी भी दिशा में जाएंगे आपको सड़क बनते हुए दिखाई देगा। एक साथ रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 72 सड़कों का निर्माण एक साथ चल रहा है। 72 सड़कों, पीएमजीएसवाई का, पीडब्ल्यूडी का, नगर निगम का, सबका मिलाएंगे तो 72 सड़कों का निर्माण काम एक साथ चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस चौक जो है वो मेन व्यापारिक क्षेत्र है, वो बाजार एरिया है। उसके बीच में डिवाइडर बना दिए गए हैं तीनों तरफ सड़कों पे। सड़क किनारे जो दुकानें हैं उसकी पूरी पार्किंग वहां रहती है। तो इसकी वजह से वहां जो जाम कम होता था वो और लगने लगा है। तो इस तरीके की बेतरतीब जो चीजें वहां पर पिछले कुछ सालों में हुई हैं, उसको लेकर कोई प्लानिंग है रायगढ़ के सेंट्रल ट्रैफिक को सुधारने की? देखिए, मैं मानता हूं कि जब तक अल्टरनेटिव रूट्स नहीं बनेंगे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अंडरपास, बाईपास, रिंग रोड, इस तरह से जैसे अल्टरनेटिव रूट जब तक नहीं बनेंगे तब तक रायगढ़ की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। और जब ये सब बनेंगे तो अपने आप ट्रैफिक प्रेशर कम होगा और व्यवस्था सुधरेगी। और इसके लिए हमने कंक्रीट प्लानिंग करने के लिए पुलिस को, प्रशासन को कहा है और उस प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे। केलो नदी एक बड़ा मतलब एक वरदान कह लीजिए। किसी भी शहर के बीच से कोई नदी जाती है तो उससे इसी तरीके से देखा जाता है। लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कई जगह पर केलो नदी नाले में तब्दील हो गई है। जी। केलो नदी को लेकर कोई योजना है? हाँ, बिल्कुल। केलो का जो डैम है, पहला चीज तो इस डैम का कांग्रेस के 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने आजादी के बाद 3 बार भूमि पूजन किया, अलग अलग समय पर, अलग अलग सालों में। और 3 बार भूमि पूजन किए, चुनाव आता था, भूमि पूजन करते थे, उसके बाद भूल जाते थे। 50 सालों तक, आजादी के 50 साल तक केलो डैम का काम नहीं हो पाया। केलो डैम का काम भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भूमि पूजन भी किया और उसको पूरा करके लोकार्पण भी किया। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार आ गई थी तो नहरों का काम जो 30-40% बचा था वो 5 साल में वहीं का वहीं पड़ा रहा और किसानों के नहर जो बनना था वो बन ही नहीं पाया। हमने पिछले 1 साल में केलो परियोजना को पूर्ण करने के लिए 391 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रदान करी, हमारी सरकार ने प्रदान करी। इतना बड़ा काम हुआ। दूसरा, आगे शहर के अंदर जो केलो नदी का केलो मां बहती है उसमें अब उसी के से लगा हुआ, आपने देखा होगा कि 35 करोड़ का CSR से हम लोग नालंदा परिसर बनवाने जा रहे हैं, उसी के किनारे में पहाड़ी पे।
उस जो केलो रिवर है, तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हम CSR के राशि से लगभग 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो ये सारे काम कर रहे हैं और केलों की सफाई का भी काम सुनिश्चित करेंगे कि ये केलो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और मैं बोलता हूं कि एक राष्ट्रीय स्तर का जो एक अपग्रेडेशन काम होता है उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है रायगढ़, कई सारी कंपनीज, अब तो अडानी ने भी अपना एक नया पावर प्लांट ले आया जी। बड़ा, मतलब यहाँ पे लोगों को मिल रहा है, उद्योगों को यहाँ पे ऐसे वातावरण मिल रहा है जिससे वो आ रहे हैं जी। तो स्थानीय युवाओं को उसमें ऑब्जर्व करने के लिए, एंसिलरीज के लिए कोई ऐसे योजना है? निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत गहनता के साथ प्रयास कर रहे हैं। जो ITIs हैं उनको कैसे एक्चुअल स्किल सेंटर के रूप में परिणत किया जा सके और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे युवाओं को ट्रेन करके उनको कैसे हम बेहतर जॉब प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए बड़ी रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि स्किल पर्याप्त हमारे युवाओं का हम करा पाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एब्जॉर्ब करा पाएं। इसके लिए हम काफ़ी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और इसके रिजल्ट भी आएंगे।